हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ SP शर्मा। जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग परिवार नियोजन की आवश्यकता के विषय में चर्चा करेंगे। सो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परिवार नियोजन की आवश्यकता, भारत में 100 करोड़वां बच्चा कौन सा हुआ, भारत की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा उसकी उपनति, मानव जनसंख्या की वृद्धि के कारण तथा परखनली शिशु के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जितने भी पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं जिन्हें आप कॉपी में नोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑल, विश्व में जनसंख्या विस्फोट। परिवार नियोजन की आवश्यकता के विषय में यदि हम देखें तो हमें यह पता है कि विश्व में अब जनसंख्या बहुत ही अधिक हो गई है। आजकल विश्व की आबादी प्रति 2 सेकंड व्यक्ति या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह हो गई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि लगभग 7 करोड़ व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण हो रहा है। एक तो मृत्यु दर में कमी हो रही है तथा जन्म दर, जो वांछित जन्म दर है, उसमें भी कमी नहीं आ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारण यदि हम कारण देखें, किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे। सो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि अर्थात स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं जिनके कारण हम शिशु तथा उनकी माता को जन्म के समय बचा लेते हैं, अर्थात मृत्यु नहीं होने देते हैं, जिन्हें हम जच्चा बच्चा की सुरक्षा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड, जनन योग्य व्यक्तियों की वृद्धि, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि का होना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, अशिक्षा के कारण व्यक्तियों को परिवार नियोजन के साधनों का ज्ञान न होना और परिवार नियोजन के तकनीकों को पूर्ण रूप से अपनाया जाना, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि का होना, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल रूप से निवारण करना, निम्न सामाजिक स्तर के कारण अधिकांश निर्धन व्यक्ति यह विश्वास करता है कि जितने अधिक बच्चे होंगे वह काम करके अधिक धनोपार्जन भी करेंगे, जिसके कारण भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। एंड द लास्ट वन, सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र की प्राप्ति चाह में संतान दंपति उत्पन्न करते हैं। अर्थात बहुत से धर्मों में यह मान्यता है कि यदि उनके यहाँ संतान होंगी, जितनी ज़्यादा संतानें होंगी उतनी ज़्यादा उनको कमा कर खिलाएंगे, तो इस कारण से भी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। यदि हम विश्व की आबादी की बात करें तो सन 1600 ईस्वी में पूरे विश्व की आबादी 50 करोड़ थी। यह 200 वर्षों बाद मतलब सन 1800 में 100 करोड़ हो गई तथा 1930 के में 200 करोड़ हो गई। 1965 के आंकड़ों के अनुसार यह पूरी दुनिया में 350 करोड़ आबादी हो गई थी तथा 1975 में 400 करोड़ की आबादी पूरी हो गई थी। अर्थात कहने का आशय यह है कि दिन प्रतिदिन यह आबादी बढ़ती ही जा रही है। सन 2011 में भारत की आबादी 121 करोड़ तथा पूरी दुनिया की आबादी तकरीबन 700 करोड़ हो गई थी। 700 करोड़ हो गई थी। नेक्स्ट, यदि सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या 900 करोड़ होने का अनुमान भी है। इसमें बताया गया है, एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 तक विश्व की जनसंख्या में 45% की वृद्धि के कारण 930 करोड़ होने का अनुमान है। इससे विकसित देशों की जनसंख्या 4% की दर से वृद्धि करेगी, 120 करोड़ तथा विकासशील देशों की जनसंख्या 55% की दर से वृद्धि करके 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार सन 2050 में कुछ देशों की जनसंख्या निम्न स्तर पर पहुंच जाएगी। जैसे कुछ देशों के लिए
यह रिपोर्ट कंफर्म की गई है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इस विकसित देश की जनसंख्या में 43% की वृद्धि से यह 29 करोड़ 30 लाख से बढ़कर सन 2050 में 42 करोड़ तक हो जाएगी। नेक्स्ट, इटली इस देश की जनसंख्या कम होकर सन 2050 में 5 करोड़ 20 लाख रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, जापान अगले 45 वर्षों में इस देश की जनसंख्या में 20% की कमी होने का अनुमान है। चीन इस सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश की आज से 130 करोड़ जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ के पास पहुंच जाएगी। नेक्स्ट, यदि हम बात करें नाइजीरिया की, नाइजीरिया अनुमान है कि सन 2050 में यहाँ की जनसंख्या 30 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच जाएगी। और लास्ट में यदि हम बात करें अपने देश भारत की, सन 2050 में हमारे देश की जनसंख्या 110 करोड़ से जो 121 करोड़ है, वह 121 करोड़ से बढ़कर लगभग 160 करोड़ के पार निकल जाएगी। यह अनुमान अब तक लगाया जा चुका है। इस समय यह विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भी बन जाएगा। नेक्स्ट, भारत में जनसंख्या की प्रवृत्ति या उपनति। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 102 करोड़ थी, जो 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़कर 121 करोड़ हो गई थी। अर्थात कहने का आशय यह है कि पिछले गत वर्षों में हम लगभग 2 करोड़ प्रति वर्ष की आबादी से बढ़ते आए हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें, यहाँ पर भारत की आबादी दी गई है 1901 आप जानते हैं प्रतिवर्ष 10 वर्षों पर ही जनगणना होती है तथा इनमें दिखाए गए आंकड़े वहीं से संबंधित हैं। 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ 80 लाख थी, जो 1911 में बढ़कर 25 करोड़ 20 लाख हो गई थी। नेक्स्ट, 1921 में जनसंख्या 25 करोड़ 10 लाख हो गई थी। 1931 में 27 करोड़ 90 लाख, 1941 में 31 करोड़ 90 लाख, 1951 में 36 करोड़ 10 लाख, 1961 में 43 करोड़ 90 लाख, 1971 में 54 करोड़ 80 लाख, 1981 में 68 करोड़ 40 लाख, 1991 में 44 करोड़ 40 लाख। 2001 की जनगणना के अनुसार 102 करोड़ 70 लाख की आबादी भारत में थी तथा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ हो गई थी, जो यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। नेक्स्ट, यदि हम बात करें कि भारत में की यदि आबादी 121 करोड़ है, तो भारत की 100 करोड़ की आबादी पूरी होने पर 100 करोड़ का नाम खिताब किसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है? तो भारत का 100 करोड़वां बच्चा, भारत की जनसंख्या 11 मई 2000 को 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई। यह बच्चा एक लड़की थी, अर्थात जिसका नाम आस्था रखा गया। इस लड़की की माता का नाम अंजना अरोड़ा है तथा इसका जन्म सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली में हुआ था। यह बच्ची भारत की 100वीं करोड़ जनसंख्या पर अंकित है। नेक्स्ट, मानव जनसंख्या की वृद्धि के कारण। मानव जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे प्रमुख बिंदु है खाद्यान्नों की प्रचुरता, अर्थात खाद्यान्नों की कमी हमारे देश में नहीं है और भूख से कोई नहीं मरता। बेसिकली हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक और तकनीकी सुधार के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में पर्याप्त समय में वृद्धि ही हो रही है और विश्व भर में आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पन्न हो रहा है। अर्थात खाद्यान्न भंडारण की आधुनिक तकनीकी के कारण चूहों और कीटों द्वारा खाद्यान्नों का नुकसान नहीं होता, उनके पूरे साल उपयोग में लाया जाता है। परिवहन संसाधनों द्वारा खाद्यान्नों को विश्व के किसी भी भाग में पहुंचाना संभव भी हो गया है। नेक्स्ट, मृत्यु दर में कमी। यदि हम बात करें मृत्यु दर में कमी, तो आजकल महामारी, कुपोषण तथा भुखमरी से अकाल मृत्यु बहुत कम हो गई है। उन्नत स्वास्थ्य सेवाओं के कारण नवजात शिशुओं की मृत्यु में भी भारी गिरावट आई है। इन दिनों जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं, अर्थात कोरोना वायरस के कारण मृत्यु की दर में कुछ इजाफा भी हुआ है। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों जैसे हैजा, चेचक, मलेरिया आदि को समूल रूप से नियंत्रण कर दिया गया है तथा इसका निवारण संभव हो गया है। आने वाले गत दिनों में हम लोग कोरोना वायरस पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, कम आयु में विवाह। हमारे देश में देश की अशिक्षित एवं रूढ़िवादी परिवारों में आज भी बाल विवाह की प्रथा, जिससे कम आयु में बच्चे उत्पन्न होने
प्रारंभ हो जाते हैं। कम आयु में लैंगिक परिपक्वता। नेक्स्ट, निरक्षरता। निरक्षरता अर्थात अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन व छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझते। गरीबी। गरीबी अर्थात गरीबी के कारण लोग सोचते हैं कि जितने बच्चे होंगे वह कमा कर लाएंगे, जिससे हम लोगों के परिवार आराम से चल सकेंगे। तथा नेक्स्ट, सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज, भारत में बेटे की चाह से परिवार के बच्चों की जनसंख्या बढ़ती जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आबादी विस्फोट के परिणाम। आबादी के विस्फोट ने एक विकराल रूप ले लिया है। आबादी में और अधिक वृद्धि से गंदी बस्तियों, रोगों एवं भूखमरी तथा निर्धनता का और अधिक विस्तार होगा। सबसे पहले आ गई खाद्य समस्या। आबादी में वृद्धि से खाद्यान्नों में कमी होगी, जिससे अकाल, भूखमरी तथा कुपोषण की वृद्धि होगी और बच्चों का शारीरिक विकास कम होगा। नेक्स्ट, कपड़े एवं आवास की कमी हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि के कारण। पीने के पानी की कमी होगी। वायु तथा जल प्रदूषण की कमी होगी। वायु, जल व मृदा का प्रदूषण अधिक होगा। संक्रामक रोगों के फैलाव की अधिक संभावना हो जाएगी। बेरोजगारी तथा कच्चे माल की कमी हो जाएगी। आवास एवं शिक्षा के अपर्याप्त साधन होंगे। प्राकृतिक स्रोतों में भारी कमी होगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट, बार बार गर्भधारण करने से माताओं के स्वास्थ्य का बुरा प्रभाव भी पड़ता है। यातायात, परिवहन की समस्या होगी। रहन सहन का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता चला जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण। जनसंख्या के अतिशय वृद्धि रहते हुए हमारा देश प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या बहुत से अधिकारों को रोक देती है। इसके फलस्वरूप मृत्यु दर में कमी हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि लगातार होती ही रहेगी, जिसका सीधा प्रभाव हमारे प्राप्त स्रोतों पर पड़ रहा है। इसका यह आवश्यक कारण हो गया है कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए। अतः जनसंख्या नियंत्रण करने के मुख्य उपाय निम्न हैं। सबसे पहले, विवाह की आयु में वृद्धि करना, अर्थात हमें संतानोत्पत्ति की जल्दी नहीं होनी चाहिए एवं जल्दी विवाह करने से अधिक संतान उत्पन्न ही होती है। इसी कारण से हमें विवाह की आयु में वृद्धि करनी चाहिए, अर्थात एक निश्चित उम्र के बाद ही बालकों की शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा द्वारा जनसंख्या की वृद्धि की जा सकती है, तथा हम कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण अशिक्षा है। अशिक्षा लोगों को अज्ञानता, प्रचलित रूढ़वादियों, धर्मांधता का प्रसार करने में सहायता देती है। यदि सभी लोग शिक्षित होंगे तो जनसंख्या वृद्धि का नियंत्रण हो जाएगा। शिक्षा के द्वारा संतान का होना भगवान की देन नहीं माना जाएगा। कन्यादान पुरुष का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ऐसा नहीं माना जाएगा। पुत्र की प्राप्ति से मोक्ष मिलती है। अधिक संतानें परिवार को सुरक्षा प्रदान करती हैं तथा आय की वृद्धि होती है। संतान के पालन पोषण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी देखरेख भगवान करता है। ऐसी मान्यताएं समाप्त होनी चाहिए तथा समाप्त हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, यदि हम बात करें थर्ड, जन्म नियंत्रण द्वारा संतानों के बीच की दूरी, अर्थात प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय हमें कम से कम 3-4 साल की दूरी रखना चाहिए, जिससे दोनों बच्चे स्वस्थ रहें और परिवार भी सीमित रहे। नेक्स्ट, धर्मांधता को हटाना। सबसे पहले जनता के दिमाग से उपरोक्त मान्यताओं को निकाल देना चाहिए तथा उन्हें यह सक्षम बनाना चाहिए कि संतान का होना या न होना अपने हाथ में नहीं है। ठीक है, असली मोक्ष संतान के पालन पोषण से नहीं मिलती है। ऐसी मान्यताओं को हमें उनसे दूर करना चाहिए। सीमित परिवार के महत्व के बारे में उन्हें समझाना चाहिए कि कम बच्चे होंगे तो उन्हें हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट, अधिक जनसंख्या की हानियों को समझाना। आप जनता को अधिक जनसंख्या से होने वाली हानियों एवं परिणाम से अवगत कराना चाहिए कि जनसंख्या यदि बढ़ जाएगी तो हमें अपने परिवार में कौन कौन सी कमी आएगी। नेक्स्ट, परिवार नियोजन के लाभ एवं उपायों को समझाना। इसके द्वारा भी हम लोगों को समझा सकते हैं कि परिवार नियंत्रण रहेगा तो कितना फायदेमंद रहेगा उनके लिए। नेक्स्ट, जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार नियोजन की विधियां। मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। जनन नियंत्रण द्वारा परिवार नियोजन के उपायों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले, गर्भ निरोधक विधियां एंड द सेकंड वन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भ निरोधक विधियां
इनके अंतर्गत प्रमुख रूप से 3 विधियां आती हैं, जिन्हें प्राकृतिक विधियां, बाधा विधियां और बंध्याकरण कहते हैं। प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध, इनमें प्राकृतिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध हम कह सकते हैं कि इनमें प्राकृतिक विधियों द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं से मिलने नहीं दिया जाता है, अचानक निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती। यह निम्न 2 विधियों द्वारा हो सकता है। सबसे पहले आवर्ती विधि या आवर्ती संयम कहते हैं, तथा दूसरी विधि को स्तनपान अनावर्तन विधि के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट वन, बाधा विधियां। बाधा विधियां, बाधा विधियों द्वारा गर्भ निरोध, बाधा अंडाणुओं का निषेचन रोकने के लिए विभिन्न तकनीकी या यांत्रिक रूपों से रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें हम बाधा विधियां कहते हैं। यांत्रिक विधियों द्वारा गर्भ निरोध, जैसे हमें कंडोम, योनिधानी, डायफ्राम, ग्रीवा, टोपी या कपटी आदि इनके अंतर्गत चीज़ें शामिल हैं। और रासायनिक विधियों के अंतर्गत जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट, डोस आदि चीज़ें आती हैं, जिनके माध्यम से हम गर्भ निरोधक में सहायता प्रदान कर सकते हैं, सहायता प्राप्त कर सकते हैं। सहेली नामक गोली सप्ताह में 1 बार ली जाती है, जो प्रिवेन नामक गोली को असुरक्षित संभोग के 72 घंटे के अंदर लेने पर गर्भ नहीं ठहरता, अतः इसे आकस्मिक गर्भ निरोधक गोलियां भी कहते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बंध्याकरण की बात करें तो इसके द्वारा भी इस प्रक्रिया में पुरुष की शुक्राणु वाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा काटकर बांध दिया जाता है। स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध देते हैं। पुरुषों में इस प्रक्रिया को नसबंदी या वैक्सोटोमी तथा स्त्रियों में नलबंदी या टुबेकोटोमी कहा जाता है। यह पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसे आप नोट कर सकते हैं कि पुरुषों में इस क्रिया को नसबंदी या वैक्सोटोमी तथा स्त्रियों में नलबंदी या टोबैक्टोटोमी कहते हैं। इससे शुक्राणु अंडे तक नहीं पहुंच पाती हैं। नेक्स्ट चर्चा करें यदि हम सगर्भता का चिकित्सीय समापन। सबसे पहले सगर्भता क्या है? तो सगर्भता का चिकित्सीय समापन गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या सगर्भता कहलाता है। सरकार ने जन नियंत्रण के तरीकों को अपनाने के लिए परिवार कल्याण केंद्र खोले हैं, जहां जनता को सीमित परिवार के बारे में जानकारी दी जाती है तथा परिवार नियंत्रण में भी सहयोग दिया जाता है। मनुष्य के लिए अब यह परम आवश्यक है कि वह अपनी जनसंख्या को और अधिक बढ़ने से रोके, जिससे उसे काम धंधा, पौष्टिक भोजन, आवास एवं शिक्षा के पर्याप्त साधन व अवसर उपलब्ध हो सकें। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन अर्थात लगभग 4.5 से 5 करोड़ चिकित्सीय सगर्भता समापन कराए जाते हैं, जो कि वर्ष 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके बाद से यह अब तक उपस्थित है। नेक्स्ट, सरोगेट माँ, यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है, टॉपिक है, जिससे शॉर्ट नोट बहुत ही पूछे जाते हैं। सरोगेट माँ, कुछ विरल परिस्थितियों में इन विट्रो निषेचित अंडाणुओं को परिपक्व होने के लिए सरोगेट माँ का उपयोग किया जाता है। अगर कोई स्त्री गर्भधारण में समर्थ नहीं है तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्नियो ट्रांसफर टेक्निक द्वारा किसी दूसरी स्त्री के गर्भाशय में अंडे को निक्षेपित कर देते हैं, जहां भ्रूण का वर्धन पूरा होता है। ऐसी स्त्री जिनमें किसी दूसरे स्त्री का भ्रूण का विकास कराया जाता है, उसे सरोगेट माँ कहते हैं। नेक्स्ट, एमनियोसेंटियोसिस, जन्म के पूर्व गर्भ के रोग निदान को एमनियोसेंटियोसिस कहते हैं। गर्भ एमनियोटिक द्रव में तैरता रहता है। इंजेक्शन सुई की सहायता से माता के गर्भाशय में से इस द्रव का सैंपल लिया जाता है। द्रव में स्थित कोशिकाओं का संवर्धन करने के बाद कोशिकाओं के गुणसूत्रों का निरीक्षण करके उनमें अपसामान्यताओं का अध्ययन करते हैं। इस विधि द्वारा गर्भावस्था के प्रारंभ में ही गर्भ की उपापचयी अवस्थाओं का बोध हो जाता है। किसी घातक या गंभीर अव्यवस्था की दशा में गर्भ को गिरा दिया जाता है। नेक्स्ट, इससे पहले 2 टॉपिक और, बंध्यता या बांझपन। विश्व में अनेक दंपति अपना बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते।
अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इस प्रक्रिया को हम बांझपन कहते हैं। बांझपन स्त्री या पुरुष किसी में भी हो सकता है। पुरुषों में सीमन से जीवित या सक्रिय शुक्राणुओं की संख्या में कमी होने पर बांझपन होता है। स्त्रियों में बांझपन के अनियमित अंडोत्सर्ग स्त्रियों में बांझपन के कारण अनियमित अंडोत्सर्ग, जनन पथ में अवरोध, फैलोपियन नलिकाओं में संरचनात्मक त्रुटि, गर्भाशय के भीतरी स्तर में कमी के कारण भ्रूण रोपण में बाधा, गर्भाशय के सर्विक्स भाग में दोष आदि कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट, यदि हम बात करें टेस्ट ट्यूब बेबी की, टेस्ट ट्यूब बेबी जैविक तकनीकियों के विकास से सभी प्रकार के बांझपन वाले दंपतियों को अपना संतान प्राप्ति का सुख संभव हो गया है। इन तकनीक के प्रयोग से पैदा हुए बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब तकनीकी स्तर पर हमारा इस कदर विकास हो चुका है, जिसमें पहले बहुत से ऐसी मान्यताएं थी जिनके कारण बच्चे का पैदा न होना या संतान की उत्पत्ति न हो पाना लोगों के लिए एक दोष माना जाता था, किंतु अब जिनमें भी ऐसी समस्याएं आती हैं उन्हें हम टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से संतानों की उत्पत्ति संभव हो गई है। नेक्स्ट, गर्भधारण न कर पाने के कारण, जैसे बहुत सी स्त्रियां होती हैं जिनमें गर्भधारण नहीं हो पाता या पुरुषों के कारण कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिनके द्वारा हमें परखनली शिशु की सहायता लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले टॉपिक आ गया इनफर्टिलिटी। यह कमी पुरुषों में पाई जाती है, जिसका मतलब होता है कि पुरुष में पर्याप्त मात्रा में स्पर्म्स नहीं है, उनके लिए गर्भधारण करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, ओवल्यूशन साइकिल में अस्थिरता। इस गड़बड़ी के कारण महिलाएं भीतर आवश्यक अंडों का निर्माण नहीं होता है या फिर अंडों के निर्माण प्रक्रिया में भी गड़बड़ी हो सकती है। वे महिलाएं जिन्हें थायराइड की समस्या होती है उनमें ओवल्यूशन प्रक्रिया बाधित हो जाती है और उनका गर्भधारण मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी। गर्भधारण न कर पाने की समस्या ओवरी और फैलोपियन ट्यूब से जुड़ी हो सकती है। नेक्स्ट, अधिक उम्र। महिला और पुरुष की अधिक उम्र के कारण भी यह वजह हो सकती है। अगर कोई दंपति जोड़ा गर्भधारण नहीं कर पाता है तो भी उनमें यह मेडिकल साइंस में कुछ तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी उनके लिए भी अहम है। सामान्यतः एक नेचुरल गर्भधारण प्रक्रिया में पुरुष का स्पर्म महिला के ओवरी में मौजूद अंडे के अंदर जाकर उसे फर्टिलाइज करता है। ओवल्यूशन के बाद अंडा फर्टिलाइज होकर ओवरी से निकलकर महिला के यूटेरस में चला जाता है और वह धीरे धीरे इंसान का रूप ले लेता है, जो महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती है। तो उनके लिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात IVF की तकनीकी वरदान भी मानी गई है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से गर्भधारण करने की प्रक्रिया मुख्यतः यह 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला स्टेप मासिक धर्म को रोकना, एंड द सेकंड स्टेप सुपर ओवल्यूशन। तीसरा स्टेप अंडे को बाहर निकालना। चौथा स्टेप इंसेमिनेशन और फर्टिलाइजेशन और पांचवा स्टेप एम्ब्रियो को अंदर डालना। इन सारे स्टेप्स के कुछ दिनों बाद एक टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है। विश्व में अब तक 50 लाख से ज़्यादा टेस्ट ट्यूब बेबी जन्म ले चुके हैं और विश्व में जो सबसे पहली लड़की का परखनली शिशु द्वारा जन्म हुआ उसका नाम लूसी ब्राउन रखा गया तथा इंडिया में सबसे पहले लड़की जिसका परखनली द्वारा जन्म हुआ उसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल था। नेक्स्ट, इस चैप्टर से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें भी हम बात कर लेते हैं। सन 1947 में भारत की आबादी केवल 350 मिलियन थी। सन 2001 में भारत की आबादी बढ़कर 1.02 बिलियन और 2011 में यह बढ़कर 1.21 बिलियन हो चुकी है। भारत में आबादी की वृद्धि इस समय 1.58% है। इस वृद्धि दर में भारत में हमारी आबादी सन 2030 अर्थात 2030 में 1.53 बिलियन होने का भी अनुमान लगाया गया है। विश्व की आबादी 17.31%, विश्व की पूरी आबादी की 17.31% भारत में ही रहती है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश में मानव आबादी तथा वृद्धि दर दोनों ही सभी प्रदेशों से अधिक है। आवर्त चक्र की सामान्य अवधि 28 दिन होती है,
यह चक्र यौवनारंभ के साथ शुरू होता है और लगभग 45 साल की उम्र तक चलता रहता है, जिसे आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत भी पढ़ रखा है। अंडोत्सर्ग आवर्त चक्र में सामान्यतः 14वें दिन होता है। नेक्स्ट, भारत में एमनियोसेंटियोसिस द्वारा भ्रूण के लिंग का पता लगाकर मादा भ्रूण का चिकित्सकीय द्वारा गर्भपात करा दिया जाता है। इसे भ्रूण हत्या कहते हैं। हरियाणा व राजस्थान में सबसे अधिक भ्रूण हत्या की जाती है। नेक्स्ट, आजकल अल्ट्रासाउंड द्वारा भी भ्रूण के लिंग का पता लगाया जा सकता है। गर्भधारण के बाद स्त्री में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन्स का स्तर बढ़ जाता है और सगर्भता काल में अंडोत्सर्ग व रजोधर्म नहीं होता है। नेक्स्ट, आबादी में वृद्धि दर को कम करने के लिए हमारी सरकार ने व कुछ गैर सरकारी संस्थाओं ने परिवार नियोजन कार्यक्रम के कई प्रोग्राम भी चलाए हैं। एंड द लास्ट वन, कंडोम के उपयोग से यौन संचारित रोगों जैसे HIV, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज व हेपेटाइटिस बी से बचा जा सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।